जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं। और हमारा ये भारतीय भूगोल का सत्र जो कि मुख्य रूप से वनडे एग्जाम, चाहे कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो, व्यापम हो, जैसे हॉस्टल वार्डन को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। साथ ही साथ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। हफ्ते में 4 वीडियोस आप लोगों के पास आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। डायरेक्ट वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस सत्र को मिस ना करें। और अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों एक शेयर तो आपसे बनता है। आज हम नदी अपवाह तंत्र की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर जो बच्चा इस वीडियो में नया आया है मैं उसको अवगत कराना चाहूंगा कि भारतीय भूगोल के सत्र में सबसे पहले हमने भारत का सामान्य परिचय देखा। उसके बाद हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जाना। फिर उसके बाद भारत का भौगोलिक विभाजन किया, जिसमें हमने उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तट एवं द्वीप समूह के बारे में अध्ययन किया। उसके पश्चात हम भारत की जलवायु का अध्ययन करते हुए आगे बढ़े हैं नदी अपवाह तंत्र में। अगर जो बच्चा इस वीडियो में पहली बार आ रहा है तो मैं उससे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है उस सीक्वेंस में पढ़ाई करते हुए अगर आप आएंगे तो आपकी समझ भी विकसित होगी और आपका भारतीय भूगोल एकदम बेसिक से तैयार हो जाएगा। और जब मैं एडवांस क्लासेस लिया करूंगा लाइव फॉर्मेट में तो आपको रिवीजन करने में काफी आसानी होगी। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं एक सकारात्मकता के साथ। लेखक कहता है, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। मेरे प्रिय साथियों याद रखिएगा, अगर आसमान के लिए छलांग नहीं लगाओगे तब तक आप 8वें 10वें माले में नहीं पहुंच पाओगे। याद रखिएगा, अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण, अपना समर्पण अच्छी और ऊंचे विचार होने चाहिए, जिससे कि हम बेहतर तरीके से अपने जीवन यापन कर सकें, आप अपने लक्ष्य को बेहतर बना सके और लक्ष्य को बेहतर तरीके से पा सके बेसिकली। ठीक है, और लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितना अच्छा सोचेंगे आपके जीवन में उतनी अच्छी सारी चीजें होती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा सिलेबस, ये रहा हमारा टॉपिक जिसको हम अध्ययन करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। हम नदी अपवाह तंत्र के बारे में बेसिक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम नदी अपवाह तंत्र में, जैसे कि हमने कहा था कि नदी अपवाह तंत्र को हम जो है पार्ट वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि हम अभी मतलब मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया। ये वाला पूरा पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सिंधु नदी अपवाह तंत्र का क्षेत्र है। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, जो कि हमारे एग्जाम में अधिकतर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद हम गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, हिमालयी नदियों के तहत। फिर उसके बाद दक्षिण भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो आपको हमेशा जो है प्रॉपर पहले डिटेलिंग कराई जाती है, देन उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी मेरे प्रिय साथियों देखिएगा और समझिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु नदी, सतलज नदी की तरह ही ये भी क्या है, एक पूर्ववर्ती नदी। क्या है? पूर्ववर्ती नदी। ये पूर्व में बह रही है इसलिए पूर्ववर्ती नदी नहीं है। सिंधु नदी तो पश्चिम की ओर बह रही है। पूर्ववर्ती नदी का तात्पर्य मेरे प्रिय साथियों ऐसी नदियां जो किसी नए भूखंड के निर्माण के पहले से उस स्थान में बह रही हो और वर्तमान में भी उसी स्थान में बह रही हो अपना रास्ता बनाते हुए। अगर आसान भाषा में बताऊं, जो कि हम जो है नॉर्मल वे पे समझते हैं कि हिमालय का उत्थान इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ, तो ये नदियां हिमालय के उत्थान के पहले से ही उस स्थान में बह रही हैं और वर्तमान में भी उसी स्थान में प्रवाह हो रही है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों है? तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ऐसा इसलिए है कि जो नए भूखंड के निर्माण का दर है और जो नदी का जो अपर्दन दर है वो ज्यादा है।
मतलब कि नए भूखंड के निर्माण की दर की अपेक्षा नदी का जो इरोजन रेट है, अपरदन दर है, जो वहां मिट्टियों को काट रही है बार बार, तो उसका दर ज्यादा है नए भूखंड के निर्माण की अपेक्षा। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यही आपका पूर्ववर्ती नदी आपका कहाँ से निकलेगी? तो मानसरोवर से ही निकलेगी। मान के चलिए ये क्षेत्र मानसरोवर है, पूरा का पूरा क्षेत्र मानसरोवर है। यहाँ से सिंधु नदी भी निकलती है, यहाँ से सतलज नदी भी निकलती है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। और मेरे प्रिय साथियों, अगर इसके उद्गम की बात करी जाए तो मानसरोवर झील के साथ साथ आपको इस ग्लेशियर को याद रखना जरूरी है। और इस ग्लेशियर का नाम क्या है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। याद रखोगे, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है इसका नाम है। क्या नाम बताया मैंने? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो है ये निकलती है। नाम थोड़ा पेचीदा है लेकिन ऐसे ही याद होता है। और जब ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से आगे बढ़ती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जब ये आगे बढ़ती है, तो मेरे प्रिय साथियों इसका उस स्थान में नाम होता है कि शोधक, शोधक या शुद्ध करने वाली नदी, जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसे चीन में या इसे ही तिब्बत में सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो हिमालय से एक नयांग नदी जो है वो आकर सांगपो नदी से मिलती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक बहुत ही जो आपका प्रसिद्ध पहाड़ी है जिसे कहा जाता है नामचा बरवा। क्या नाम कहा जाता है? नामचा बरवा। नामचा बरवा से ये हचाक से, कैसे? हचाक से जो है वो दक्षिण की ओर मुड़ती है और इसका नाम पड़ जाता है दिहांग नदी। क्या कहा जाता है? तो दिहांग नदी। आपको ये याद रखना है कि इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग नदी। ठीक है। जैसे कि यहाँ एक दिबांग नदी दिखाई दे रही है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। ठीक है। यहाँ पर जो दिहांग दिख रही है इसको जो है काट लीजिएगा, नक्शे में थोड़ा सा गड़बड़ी है। आसान भाषा में पहले आप समझ जाए। ठीक है। नक्शा थोड़ा सा कभी कभी पुराना नक्शा आ जाता है तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जब अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इसका नाम होता है दिहांग। क्या होता है? जब ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो बता रहा हूँ सिर्फ उसको याद रखना है। लेकिन जब ये मुड़ते रहती है तो उस स्थान में जो भी यहाँ से मुड़ रही है, इस क्षेत्र में मुड़ रही है, तो उसके जो है आपका मुड़ने का क्षेत्र जो है एक गहरी खड्ड या एक गहरा महाखड्ड दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं, जिसे हम गार्ज के रूप में भी पढ़ते हैं। इस गार्ज का नाम जो है दिहांग गार्ज होता है। क्या होता है साथियों? दिहांग गार्ज। अब ये गार्ज की कहानी पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि पूर्ववर्ती नदी वे नदी होती है, मान के चलो ये हिमालय का उत्थान हो रहा है इस प्रकार से, और यहाँ नदी पहले से बह रही है। ठीक है। इस ओर जो है आगे बह रही है इस प्रकार से, और हिमालय बढ़ते जा रहा है। हिमालय बढ़ते जा रहा है, नदी काटते जा रही है क्योंकि अपरदन दर ज्यादा है। इसका जो इसे कहा जाता है आपका पूर्ववर्ती नदी। ये पूर्ववर्ती नदी जो है काट रही है मिट्टी को, इस क्षेत्र की मृदा को आगे ऊपर नहीं बढ़ने दे रही है। हिमालय बढ़ते जा रहा है, हिमालय बढ़ते जा रहा है, इस क्षेत्र में जो है ये काट रही है मृदा को। बार बार बोल रहा हूँ। तो इस शेप का जो आपको महाखड्ड दिखाई देगा, इस क्षेत्र का इस समान इस शेप का जो आपको खाई दिखाई देगा, इसे ही गॉर्ज कहा जाता है। मेरे प्रिय साथियों, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद लोहित नदी आकर इससे मिलती है माजुली द्वीप के पश्चिम की तरफ। और ये माजुली द्वीप क्या है? तो माजुली द्वीप जो है असम में स्थित एक विश्व स्तरीय सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? विश्व स्तरीय सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? विश्व स्तरीय सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल है। और भारत सरकार ने जो है इसे, मतलब असम सरकार ने इसे जिला घोषित कर दिया है। ठीक है। उसके बाद आगे जाएगी तो इसे पासीघाट मिलेगा, और फिर उसके बाद उसके आगे मिल जाएगा इसको आपका सदिया। क्या मिल जाएगा यहाँ पर? सदिया। सदिया बाबू, सदिया। ये सदिया से लेकर धुबरी तक, यही कहीं होगा, ये रहा धुबरी। ये सदिया से लेकर धुबरी तक जो है
आपका रैंप घाटी में बहती है। कैसे बहती? तो ये एक रैंप घाटी में बहेगी। एक संकीर्ण घाटी रैंप घाटी किसे कहा जाता है? मन में सवाल उठा होगा कि आखिरकार ये रैंप घाटी है क्या? सर आपने नाम तो ले दिया, अब समझाएंगे कि नहीं? ठीक है, सारी चीजों को मिटाल देता हूं और आप लोगों के पास मैप होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। चाय बिस्किट खाने के लिए मत जाना, आराम से पहले पढ़ लो फिर चाय बिस्कुट खाते रहना। मेरे प्रिय साथियों, ऐसा भूभाग जो कि दो क्षेत्रों से ऊपर उठ जाए, वो उस भाग को कहा जाता है रैंप घाटी। ऐसे मान के चलो ये ऊपर की ओर उठ गया, ये ऊपर की ओर उठ गया, इसे इस प्रकार की घाटी को रैंप घाटी कहा जाता है। तो ये रैंप घाटी में बहती है। उत्तर में इसके नॉर्थ वाले भाग में आपको पता है कि क्या है, इस क्षेत्र में आपको हिमालय मिलेगा और दक्षिण में आपको मेघालय का पठार मिलेगा। क्या मिलेगा? मेघालय का पठार मिलेगा। क्या मिलेगा? मेघालय का पठार मिलेगा। और उत्तर में आपको हिमालय का पहाड़ी मिलेगा, हिमालय की पहाड़ी मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इस रैंप घाटी से ये असम के आपका सदिया से लेकर धुबरी तक की रैंप घाटियों में बहती है। रैंप ऐसा मत बोल देना कि आपका मॉडलिंग वाला रैंप वाला वॉक करने वाला क्षेत्र है, कैसा नहीं। ये रैंप घाटी इसलिए बताया कि जब हम भ्रंशन पढ़ते हैं या भ्रंश घाटी सुनते हैं, तो भ्रंश घाटी का तात्पर्य ये है कि ऐसा भूभाग जो दो आपका क्या बोलते हैं दो भाग एक दूसरे के विपरीत बल लगाए, एक दूसरे के विपरीत बल लगाए और नीचे वाला भाग धंस जाए, इसको कहा जाता है आपका भ्रंश घाटी, जिसमें दामोदर, नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं। लेकिन ये वाला नहीं है। ये रैंपो घाटी जो है ऊपर की ओर उठ गया है, ऊपर की ओर उठ गया है। नीचे में मेघालय का पठार और ऊपर में हिमालय वाला भाग ऊपर उठ गया है। इसी में ही इस रैंप घाटी में ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। जब बहते बहते आगे आएगी तो इसमें तीस्ता मिलेगी और आगे बढ़ के जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है मेरे प्रिय साथियों, तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है ना। फिर उसके बाद गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ये एक दोनों दोनों एक स्थान में मिल जाती है तो आगे की ओर मेघना नदी जो है आके इनसे मिलती है और आगे बढ़ के मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मैं गंगा जमुना की कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा या कहा जा सकता है पद्मा और आपका यमुना नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चले आगे। अब देखो, एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा उसी को, जितनी सारी चीजें बोला हूँ। ठीक है, क्या बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील के चेमा, युंग और डुंग से। ठीक है, युंग डुंग ग्लेशियर से। जब ये चाइना में होती है, आपको ये दिखाई दे रहा है तिब्बत चाइना वाला एरिया, यहाँ इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़कर इसे एक ग्रेट बैंड मिलेगा, जहां पर जो है इसे क्या कहा जाता है? इस बैंड को दिहांग गार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग गार्ज कहा जाता है। जब ये आगे और बढ़ती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है दिहांग नदी। क्या कहा जाता है? दिहांग नदी कहा जाता है। फिर उसके बाद असम का यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्या? सदिया। सदिया से ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है और धुबरी तक के ये रैंप घाटियों में बहती है। जब आगे जाएगी तो इसका नाम जमुना हो जाएगा और जमुना में आकर कौन मिलेगी? पद्मा मिलेगी। पद्मा और जमुना मिलके आगे इसमें मेघना नदी आकर मिलेगी और मेघना से सीधा ये बंगाल की खाड़ी में जाके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना देगी। ठीक है, आपको ये रिवाइज हो गया होगा मेरे प्रिय साथियों। अब वही कहानी यहाँ दिखाई दे रहा है
कि ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य रूप से 3 देशों में अपना जल प्रवाहित करती है। तो समझ गए होगी, जब तिब्बत से निकलेगी तो चीन में बहेगी, क्योंकि तिब्बत चीन का ही भाग है। फिर भारत में प्रवेश करेगी तो भारत में बहेगी, फिर बांग्लादेश में जाएगी तो बांग्लादेश में बहेगी। इस प्रकार से 3 देशों में ये प्रवाहित होती है। लेकिन अगर हम बात करें इसके प्रवाह क्षेत्र की, तो प्रवाह क्षेत्र अगर प्रश्न पूछेगा तो मेरे प्रिय साथियों भूटान को शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि तिपकई नदी यहाँ जो दिखाई दे रही है, तिपकई नदी बोलता हूँ भाई, संकोश नदी है। ठीक है, याद नहीं आ रहा है प्रिय साथियों, क्षमा चाहूंगा। लेकिन भूटान से ब्रह्मपुत्र नदी में जो है सीधा एक नदी आके मिलती है, जो कि भूटान भी इसके प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। प्रवाह क्षेत्र से तात्पर्य कि वो मेन ट्रिब्यूटरी में जाकर कोई ना कोई सहायक नदी मिल जा रही है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह क्षेत्र के ही अंतर्गत आएगा ना। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के तिब्बत के पठार में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है और पूरब की ओर ब्रह्मपुत्र हिमालय की पूर्वी चोटी में नामचा पर्वत समेत दक्षिण में मुड़कर प्रवेश करती है। जैसे कि मैंने बता दिया, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में वृहद हिमालय को काटकर गहरे महाखंड का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गाज कहा जाता है। 3 बार रिवाइज हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहाँ इसको दिबांग नदी और लोहित नदी मिलती है यहाँ पर, जिसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। फिर समतल मैदानों से असम से धुबरी तक बहती है और इसकी छोटी छोटी सहायक नदियों को याद कर लेना। स्थान कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से सांगपो। ठीक है, अर्धशोधक कहा जाता है इसे। ठीक है, प्यूरिफायर कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है इसे। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। इसकी सहायक नदी है। दाईं ओर से बाईं ओर से इसको प्रॉपर आप लोग याद करेंगे, बार बार जो है इसको प्रैक्टिस करके। दाया और बाया का कंसेप्ट पिछली कक्षा में याद करा दिया हूँ। चलो प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है तिब्बत में सांगपो? ऐसा पूछा व्यापकों का प्रश्न है सब। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में पूछेगा तो क्या बोलोगे? जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सत्य कथन का चयन करें। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, सही है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, सही है। असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, यह सही है। तो 1 2 3 तीनों तो सही हो गया ना, एकदम क्लियर है। जिसका नक्शे में मैप में बनाएगा ना, मेरे प्रिय साथियों, मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैं भूगोल पहले से पढ़ाना क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, आसमा सिविल एकेडमी का चैनल नया नया है। हमारा ये प्लान है कि जो भी बिगिनर्स हैं और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको सिक्वेंशियली किस प्रकार से पढ़ाई करना है, किस प्रकार से पढ़ाई किया जाता है, और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज को सिखाते हुए हमारे चैनल में सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रखी जा रही है। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बस मेंटेन रखिए। ठीक है, और शेयर भी करते रहे करो भाई, ताकि लोगों तक पहुंच पाए। तो ठीक है, तो ये सब सारी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़े, चलो। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है? आ गया प्रश्न फिर से वही वाला। क्या बोलते हैं भैया? जमुना। गंगा को पद्मा बोलते हैं। ठीक है, चलो बाकी सब बता चुका हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस नदी के साथ संयुक्त रूप से अपने मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है? बताओ बताओ, पद्मा या गंगा के साथ। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। मानस लोहित बहुत इंपॉर्टेंट जो है सहायक नदी है ना, याद रखना। सहायक नदी को याद कर लेना, खुद से बनाओगे तो याद होगा वो। क्लियर? नहीं तो फिर जब मैं ट्रिक्स वाली क्लास लेके आऊंगा, तो ट्रिक्स वाली क्लास प्रॉपर एक बना रहा हूँ, तो उसमें ट्रिक्स वाली क्लास में एक एक ट्रिक आप लोग को बताते जाऊंगा कि कैसे याद रखना। पहले ट्रिक के चक्कर में नहीं रहना बाबू। ट्रिक कब गायब हो जाता है दिमाग से पता नहीं चलता है। लेकिन आपको क्या याद रखना है? पहले फंडामेंटल बेसिक याद रखो, फिर उसके बाद सारी चीजें अपडेट करा दी जाएगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने गुम्फित अफवाह के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण किया गया है? कहाँ है भाई? असम में। असम में माजुली द्वीप जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है भैया। सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो वो ग्रीनलैंड है, लेकिन सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर कहा जाएगा, द्वीप की परिभाषा क्या है?
ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहा जाता है। माजुली द्वीप तुरंत गूगल में सर्च करो, देखो कैसा है। बहुत मस्त जगह है, घूमने जाना मजा आ जाता है घूमने में। लेकिन अभी पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद जाना है। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है? अरुणाचल प्रदेश और असम में होती है, मेघालय और त्रिपुरा में नहीं होती। सही है, ए और बी आंसर हो जाए। प्रवाहित होती है ना। कई बार ऐसे याद रखना, प्रश्न में नहीं होती है पूछता है तो पता चला आधा धूल मार के नहीं निकलना है। ठीक है, चलो प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेना। अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी किस नाम से जानी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में सांगपो आएगी तो दिहांग के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये दिहांग होगा बेटा, है दिहांग लिखा गया है, दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, दिहांग नदी, वही दिहांग नदी किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है? अब दिहांग नदी आगे बढ़ेगी तो कहा, तो असम में। ठीक है, सदिया, सदिया से स्टार्ट होता है, बताया हूं। सदिया से क्या नाम से जानी जाती है? सदिया से डोगरी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चले। निम्नलिखित में से कौन सा सांगपो का शाब्दिक अर्थ है? मैं क्यों बताऊं, आप लोग के लिए है। ठीक है, तो आपको आंसर देना है और आंसर दिया करो। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करो। ठीक है, चलो, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।